हेलो दोस्तों, वेलकम टू द परीक्षा क्लासेस। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी एक्टिव होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी अच्छी तरीके से कर भी रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कुछ एग्जाम की डेट आ चुकी है। जो पोस्टपोन हो चुके थे उनकी डेट आ चुकी है। रिसेंटली जितने भी एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं उनकी भी डेट आ ही जाएगी। तो इस कंडीशन में आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपको फायदा देगी आपके एग्जाम में। जितना आप क्वेश्चन से फेमिलियर होते हो उतना जल्दी आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को पिक कर पाते हो। तो आपको एग्जाम के लिए क्वेश्चन से गो थ्रू होना, जितने ज्यादा क्वेश्चन से आप गो थ्रू हो जाओगे वो ज्यादा आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। ऐसी कई सारी वीडियो मैं आपको और भी बनाते रहूंगा। इस सीरीज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये सीरीज में आपको मैं पॉलिटी के क्वेश्चंस कराऊंगा। हर वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा। लगभग लगभग ये वीडियो 20 मिनट की होगी। इस 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे। एक बारी स्क्रीन पर 5 क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराए जाएंगे इस तरीके से। टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन होंगे और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चंस। तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन होनी सामने है आपके, इनके आपको आंसर करने हैं। एक बारी में जब आप इनके आंसर कर दोगे तो मैं इनके आंसर आपको बताऊंगा, डिस्कस कर लेंगे इसके आंसर। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से करते करते हम 30 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। लगभग लगभग आपको ये क्वेश्चन करने में 10 15 15 20 मिनट लगने हैं। 15 से 20 मिनट लगेंगे। इतने में आपको 30 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और 30 क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपके सामने अवेलेबल होगी और आपके दिमाग में वो फीड हो भी जाएगी। तो बस इस सीरीज के साथ में आप बने रहिए, जुड़े रहिए। रोज आपको 10 बजे ये क्लास आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। हु इज द पर्सन ओनली नोन एज अ चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? चीफ इंडियन चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन द वर्ल्ड टू कंस्टिट्यूट अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय। पहले क्वेश्चन का मतलब ये था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनके उसके चीफ आर्किटेक्ट कौन है। जी हाँ, चीफ आर्किटेक्ट मतलब बनाने वाले, मुख्य बनाने वाले कह सकते हैं, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करने वाला, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करने वाला दुनिया का पहला कौन सा देश है, ये आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय द इंडियंस टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वाज डन बाय अ कमेटी हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू व्हिच इज नोन एज। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कमेटी का गठन किया गया था जिसके हेड मोतीलाल नेहरू थे। उस कमेटी का नाम क्या है, वो बताना है आपको। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आइडिया पहली बारी किस व्यक्ति ने दिया था, तो वो भी बताना है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर हैं वो कैसे चुने जाते हैं, कैसे चुने गए थे, सॉरी, ये आपको बताना है। ठीक। 20 सेकंड ले लीजिएगा आप, सभी का आंसर करो फिर मैं आपको बताता हूँ। काफी सही आंसर है। चलिए मैं बताता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन किनको कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। और इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी थे, तो आप ये सब लिख लीजिएगा। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी थे और ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी थे। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी थे। फर्स्ट अटेम्प्ट इन अमेरिका, जो मैंने आपको बताया था कि दुनिया का पहला जो कंट्री, पहला देश जिसने कंस्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया था पहली बारी, तो वो अमेरिका है।
और जो मोतीलाल नेहरू जिस कमेटी के हेड थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए, वो कमेटी बनाई गई थी, वो नेहरू रिपोर्ट, वो नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, ये रही ये। और जो फोर्थ क्वेश्चन था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का होना चाहिए, ये दिमाग में सबसे पहले किन के आया, तो ये आया एम एन रॉय। इनके दिमाग में आया, एम एन रॉय जी के दिमाग में आया। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग थे, जो मेंबर्स थे, वो कैसे चुने गए थे, वो कैसे इलेक्ट किए गए थे, वो प्रोविजनल असेंबली से चुने गए थे, वो प्रोविजनल असेंबली से चुने गए थे। चलिए दोस्तों, 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए तैयार रहिए। ये रहे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, आंसर करिएगा जल्दी से। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। द प्लान ऑफ सेटिंग अप अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्रॉ अप द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज गिवन बाय, कौन से प्लान ने, कौन से प्लान ने, मतलब ये कहिए कि परमिशन दे दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के लिए, तो वो बताना है आपको। प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट 1976 में कौन सा वर्ड ऐड किया गया, ये बताना है आपको। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट और टू द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव लाया जा सकता है, वो किस देश से लिया गया है, किससे बोरो किया गया है, वो बताना है आपको। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द कंसेप्ट ऑफ अ 5 ईयर प्लान बोरोड इनटू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश में, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो 5 ईयर प्लान था, जो 5 ईयर प्लान था, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, वो बताना है आपको इसका। Which country is the best example for a federal and unitary government? फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सी कंट्री है, वो बताना है आपको। ये तो आपको पता होना चाहिए। 20 सेकंड लीजिए, आप आंसर करिएगा। देखिए, फेडरल वो होती है जिसमें पावर बटी हुई होती है, सेंट्रल और स्टेट में पावर बटी हुई होती है, और यूनिटरी होती है जैसे कि जो सेंट्रल मतलब डोमिनेंस ज्यादा रहती है, सेंट्रल डोमिनेंस ज्यादा रहता है, यूनिटरी पावर, जैसे कि इंडिया में। चलिए दोस्तों, मैं आंसर बताता हूँ। वो कैबिनेट मिशन प्लान था जिसने, कह लीजिए कि परमिशन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड एट द टाइम ऑफ अ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, जब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया जा रहा था तब सोशलिस्ट वर्ड प्रेम्बल में ऐड नहीं था, वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया है। एट क्वेश्चन कहता है कि जो अमेंडमेंट करने की जो प्रोसीजर है, हमारे संविधान में कोई भी बदलाव लाया जा सकता है, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो वो साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नाइन्थ क्वेश्चन जो कहता है वो ये है कि जो 5 ईयर प्लान है, जो 5 ईयर प्लान है वो हमने कहाँ से लिया है, यूएसएसआर, ठीक है। 10th क्वेश्चन, अमेरिका आपको पता ही है कि वहाँ स्टेट और सेंट्रल दोनों है, तो वो फेडरल भी है और यूनिटरी भी है, क्योंकि सभी स्टेट को, उनके ग्रुप को हम यूनिटरी अमेरिका के नाम से जाता है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। और इसी तरीके से ब्रिटेन भी, तो ये दोनों फेडरल और यूनिटरी के बेस्ट एग्जांपल्स माने जाते हैं। चलिए, आपके सामने 5 क्वेश्चंस आने हैं, वो उन पर ध्यान दीजिएगा। ये लीजिए, आपके सामने 5 क्वेश्चंस आ चुके हैं, इनके आंसर दीजिए। Which of the following is not a democratic institution of a Rigvedic era? ऋग्वेदिक एरा, देखो इसमें फॉलोइंग बोला है तो कई सारे ऑप्शन होंगे, जो मैंने ऑप्शन यहाँ लिखे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा जो आने आएगा। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है ऋग्वेदिक एरा का, तो वो बताना है इसमें। ड्यूरिंग मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत के समय की बात है ये, विच किंग फर्स्ट स्टेबलाइज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, किस किंग ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्टेबलाइज, स्थापित किया था, ये बताना है। किस राजा ने ऐसा किया था, वो बताना है आपको, किस राजा ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टेबलाइज मतलब कि स्थापित करी थी। 13 क्वेश्चन कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज स्टेबलाइज्ड इन द ईयर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस वर्ष में स्थापित करी गई थी, वो बताना है आपको। क्वेश्चन 14 कहता है विच चार्टर, चार्टर मतलब होता है कि जो रूल्स वगैरह आते हैं ना, जिस बुक या जिस
पेपर पर रूल्स लिखे रहते हैं, उसको हम चार्टर कहते हैं। चार्टर एम्पावर द ब्रिटिश गवर्नर ऑफ अ प्रेसिडेंसी टू मेक बाय लॉज रूल्स रेगुलेशन इन कंफर्मिटी विद द ब्रिटिश। मतलब कि कौन सा चार्टर था जिसके तहत क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नर थे उनको पावर मिल गई थी कि वो क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश लॉ के अंडर वो रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हैं। तो ये कौन सा था वो पढ़ेंगे अभी। विच इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडियन। भारत के इतिहास में संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में कौन सा ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है, जो फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट कौन सा है जो जिसको फर्स्ट मतलब रिटन डॉक्यूमेंट माना जाता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ लिखा हुआ था। तो वो बताना है आपको। टाइम लीजिए 20 सेकेंड। हाँ, और बताइए मुझे। आंसर करते रहिएगा साथ ही साथ। हाँ जी। और आंसर लिखिएगा ऐसे कि 13 के सामने 11 लिखा, 13 मतलब 13 के सामने 13 लिखा, फिर उसका आंसर लिखा, 11 डाला, 11 के सामने आंसर लिखा, 12 लिखा, 12 के सामने आंसर, फिर 14 डाला, 14 के सामने आंसर, 15 डाला, 15 के सामने आंसर। इस तरीके से आपको आंसर करने हैं ताकि मैं भी पढ़ने में कंफ्यूज ना हूँ। और साथ ही साथ मैंने बोला ना कि आप लिखते जाइएगा, एक रफ शीट पर आप लिखते जाइए कि आपके कितने 30 में से आंसर सही हैं, कितने आंसर गलत हैं। हाँ, ये लिखते जाइएगा और जो भी आंसर है उनको भी मेंशन करते जाइए। क्वेश्चन नोट किया और लिख लिया। चलिए देखते हैं इसके आंसर। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं था ऋग्वेदिक एरा का, वो क्या था, ग्रामा। ग्राम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं था। जो ग्राम मतलब गांव जो होती है, जिसको हम गांव बोलते हैं, विलेज, वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं था ऋग्वेदिक एरा में। ड्यूरिंग मिडिवल इंडिया, जो चोलास थे उन्होंने पहली बार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्टेबलाइज किया था। आपको पता है ना चोला किंगडम, तो चोलास ही थे जिन्होंने सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्टेबलाइज किया था, स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी, पता होनी चाहिए आपको ये बात। चार्टर 1726, इस चार्टर के तहत ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश गवर्नर थे, उनको इतना अधिकार मिल गया था कि जो भी यहाँ इंडिया में जिस प्रेसिडेंसी में वो रूल कर रहे हैं, तो उनको ब्रिटिश लॉ के तहत उनके जो रूल्स हैं, उनके जो रेगुलेशंस है, वो सब वहीं से काम करेंगे। जो ब्रिटिश लॉ है वो बनाएगी, वही ब्रिटिश गवर्नर यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट कर देगा। विच इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये एक्ट ऐसा पहला था जो कि रिटन डॉक्यूमेंट था और फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट था भारत के संवैधानिक इतिहास में, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। ठीक है, इससे पहले जो भी एक्ट है वो अनरिटन थी, तो ये रिटन था। 5 क्वेश्चन आपके सामने है, स्टार्ट करिएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से आंसर करिएगा। पढ़ के बता देता हूँ। हु स्टार्टेड ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट किसने स्टार्ट करी थी। ठीक है, गवर्नर जनरल बंगाल का सबसे पहला कौन बना, वो बताना है आपको। व्हिच एक्ट क्रिएटेड द फर्स्ट टाइम इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट इंडिया का जो पहला एक्ट था वो कौन सा था, ये बताना है आपको। सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट के तहत बनी थी यहाँ पर इंडिया में पहली बार, वो बताना है आपको। फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन इंडिया फॉर कोडिफिकेशन ऑफ लॉ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन वॉज अपॉइंटेड, पहली लॉ कमीशन अपॉइंटेड करी थी इंडिया में कोडिफिकेशन ऑफ लॉ को कोडिफाइड करने के लिए। किस चेयरमैन, किसके, उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, वो बताना है आपको। मैंने सभी क्वेश्चन पढ़ दिए हैं। आप सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। आंसर करते रहिएगा सभी लोग। चलिए मैं बताता हूँ। तो 16 का आंसर है वो है ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट करी थी रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने। 17 का आंसर है जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे वारन
हास्टिंग। कौन थे? वैरेन हास्टिंग। वैरेन हास्टिंग गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले, याद रखिएगा। विच एक्ट, मैं देखिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो बनी रहे बात, है ना, आप बोलो नहीं। विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया सुप्रीम, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन से, मतलब भारत में कौन कौन गवर्नमेंट जो बनी थी वो किस एक्ट के तहत बनी थी? तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा एक्ट था? वो चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 इसका आंसर है। 19 क्वेश्चन कहता है विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट के तहत बनी थी? तो वो बनी थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट के तहत बहुत सारे काम हुए थे, वो भी आप पढ़िएगा क्योंकि वो भी क्वेश्चन आ ही सकता है इसमें। ये सुप्रीम कोर्ट पूछ लिया, इसका कोई दूसरा काम होगा इस एक्ट का, वो भी पूछ सकता है। सारे काम आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट लॉ कमीशन, जो पहला लॉ कमीशन बना था, जिस जो बना किस लिए था? इंडिया में लॉज को कोडिफाइड करने के लिए। तो जिसके चेयरमैन थे कौन? लॉर्ड मैकॉली। लॉर्ड मैकॉली, याद रखना, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। अगले 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और आंसर करिएगा, पढ़िए। मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, मतलब भी समझा देता हूँ। विच एक्ट मेड द बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम किस एक्ट के तहत स्टार्ट किया गया? किसने, किस एक्ट में शुरुआत करी? ये बताना है आपको 21 में। और 22 में आपको बताना है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द क्राउन ऑफ इंग्लैंड टुक द अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हैंड। किस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश की रानी थी, जो ब्रिटिश की महारानी थी, उन्होंने जो इंडिया में जितने भी अफेयर हो रहे, जितने भी इंडिया का जो शासन था वो अपने हाथों में ले लिया था? किस एक्ट के तहत? वो एक्ट बताना है आपको, ठीक है। मतलब सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन के अपने हाथ में ले ली थी, वो बताना है किस एक्ट में ऐसा किया था उन्होंने, ठीक है। अब 23 बताना है आपको, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम गेव एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस टू एंटर द स्फीयर ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे इंडियंस, ऐसा कौन सा एक्ट था? किस एक्ट में ये परमिशन दी थी? ये बताना है 23। 24 में आपको बताना है विच एक्ट मेड द बिगिनिंग ऑफ इलेक्ट्रल सिस्टम इन इंडिया। इलेक्ट्रल सिस्टम इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था? इलेक्ट्रल सिस्टम इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था? किस एक्ट के तहत स्टार्ट किया गया था? वो आपको बताना है। और 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सा एक्ट इंडियन लेजिस्लेचर में बाइकैमरल सिस्टम को लाया? कौन सा एक्ट इंडियन लेजिस्लेचर में बाइकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम को लाया इंडिया में? वो बताना है आपको। 20 सेकंड लीजिए और आंसर कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ आपको। पहले का आंसर है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। पूछा क्या था? पूछा ये था कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिसने पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में स्टार्ट किया था, तो उसका आंसर है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 22 का आंसर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। पूछा क्या था कि क्राउन ऑफ इंग्लैंड, मतलब कि जो इंग्लैंड की महारानी थी, उन्होंने कंपनी से क्या कर लिया था? कंपनी से रूल छीन लिया था और सारा जो गवर्नमेंट का अफेयर था वो अपने हाथ में ले लिया था। तो ये ऐसा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आने के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के आने के बाद। यहीं से मान लीजिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन खत्म हो चुका था, वो ट्रेड ट्रेड के लिए रह गई थी। विच एक्ट ऑफ, जो 23 है उसका आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। पूछा क्या था इसमें? इसमें पूछा था कि लेजिस्लेचर में इंडियन को अपॉर्चुनिटी देना स्टार्ट कर दिया था, वो किस एक्ट के तहत किया था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में किया था। 24 अगला पूछा था कि इलेक्ट्रोल सिस्टम किस एक्ट के तहत स्टार्ट किया था? तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में ही किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ही किया था। तो कई सारे काम होते हैं एक एक्ट में, ठीक है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर कब स्टार्ट करी थी इंडिया में? तो वो स्टार्ट करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में
इंडियन लेजिस्लेचर बाइकैमरल सिस्टम स्टार्ट कर दिया। हाँ, लास्ट 5 क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं, उनका भी आंसर करिएगा और फिर अपने मार्क्स नोट करिएगा। फिर कमेंट में बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और आपका क्या स्कोर रहा है। आप जिस जिस फील्ड में आप कमजोर हो या आपको लगता है कि मुझे यहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप फिर इंप्रूव करिएगा उस चीज को। ठीक है, आइए करिएगा, इन पांच क्वेश्चन का आंसर करिएगा। पहला क्वेश्चन क्या था, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ब्रिटिश क्राउन टू अ प्रिंसली स्टेट इन इंडिया, हेंस वॉज नोन एज, उसको क्या कहा जाता था? जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वो ब्रिटिश क्राउन के भी रिप्रेजेंटेटिव थे और प्रिंसली स्टेट इन इंडिया, इंडिया की जो प्रिंसली स्टेट थे उनके भी रिप्रेजेंटेटिव थे। तो उनको क्या कहा जाता था, ये बताना है आपको। 27 क्वेश्चन कहता है कि विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस टू एंटायर इनटू द स्फीयर ऑफ अ लेजिस्लेचर। यह क्वेश्चन आपने पीछे किया है, वही क्वेश्चन आंसर करिएगा। 28 क्वेश्चन, द फेमस दांडी मार्च लेड बाय द गांधी जी वॉज अगेंस्ट, जो दांडी मार्च हुआ था, गांधी जी ने स्टार्ट किया था, वो किसके अगेंस्ट था, किसके खिलाफ दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था, शुरुआत करी गई थी, वो बताना है। 29 में क्या कहता है कि जो पोस्ट डेटेड चेक है, किस चीज को बोला गया था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है? ठीक है, बताइएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट आफ्टर फेलियर ऑफ, किस चीज के फेलियर के बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू? तो ये 5 क्वेश्चन है आपके सामने, आखिरी क्वेश्चन से आंसर कीजिएगा, बहुत सोच समझ के आंसर कीजिएगा और नंबर भी काउंट करके बताना फिर। चलिए मैं बताता हूँ इनका आंसर। जो पहले का आंसर है वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बना दिया था, वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया था। ठीक है, वो एक्ट जिसमें इंडियन को लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था, तो वो इंडियन एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था, पीछे भी यही था। ठीक है, तो दांडी मार्च है, दांडी मार्च है वो गांधी जी ने स्टार्ट किया था सॉल्ट टैक्स, जो ब्रिटिशर्स सॉल्ट टैक्स वसूल रहे थे उसके अगेंस्ट में इन्होंने, गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, सॉल्ट टैक्स मतलब नमक कर। पोस्ट डेटेड चेक जो बोला जाता है वो बोला जाता है द क्रिप्स प्रपोजल, क्रिप्स प्रपोजल, क्रिप्स मिशन बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। इसको बोला जाता है पोस्ट डेटेड चेक, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था ये। ठीक है, नंबर 30, इसका आंसर है क्रिप्स मिशन, क्योंकि क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने नारा लगाना स्टार्ट कर दिया था, स्लोगन देना स्टार्ट कर दिया था कि भारत छोड़ो, आंदोलन स्टार्ट हो गया था कि भारत छोड़ो ब्रिटिशर्स, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद में। इसी वजह से क्रिप्स मिशन को बोला गया था कि पोस्ट डेटेड चेक, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आप सभी लोग मुझे बताइए कि आप सब ने कितना मार्क्स स्कोर किया है, और बताइएगा कि ये सीरीज, इस क्वेश्चन की सीरीज आपको पसंद आई नहीं आई। मैं ऐसी और सीरीज लाते रहूंगा अगर आपको पसंद आती है तो। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं आपको वीडियो बना के अगर आप पोस्ट करता हूँ तो आप तक वो वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।